हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन किया था। उसमें मैं पावर ऑफ लोटा के बारे में बता रहा था। पावर ऑफ लोटा में बोला जाता है ये लोटा एक्चुअली आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लास्ट क्लास में यहाँ पर हम छोड़े थे कि आई का पावर को हम लोग कैसे फैक्टराइज करके ब्रेक करके हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन जनरली स्टेट बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कि आई का पावर को कैसे फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे। और जनरली कभी कभी आईआईटी का मेंस एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आई का पावर 4 के को कैसे हम लोग ब्रेक करके फाइनल वैल्यू पाएंगे। तो सबसे पहले आई का वैल्यू हमको पता है। आई बराबर मुझे मालूम है √(-1). तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। आई क्यू का वैल्यू कितना हो गया? तो आई इंटू 1 का आई इंटू आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 हो गया। और फाइनली ये -i हो गया। उसी तरह से आई के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई के पावर 4 इक्वल टू आई इंटू आई के पावर क्यू, आई क्यू इंटू आई। तो ये आई क्यू का वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से ले लिए, ये आपका -i हो गया। आई क्यू इक्वल टू, और ये आई से मल्टीप्लाई किया तो -i का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। फिर अब ये आपका क्लियर हो गया, इसका वैल्यू आपका 1 होगा। मतलब 4 टाइम्स किसी भी पावर का रहेगा तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब आते हैं 4 के प्लस 1। अगर आई के पावर में 4 के प्लस 1 रहेगा तो सबसे पहले उसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे 4k इंटू आई। और 4k का वैल्यू मुझे मालूम हो गया है कि आई होता है, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? दैट इज 1 इंटू आई इक्वल टू आई। फिर आई का पावर 4k प्लस 2 रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे ब्रेक कर लेंगे आई का पावर 4k इंटू आई का स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू आपका -1 हो गया। ये भी हो गया सॉल्व। अब आई के पावर 4k प्लस 3 के टर्म में कोई पावर रहेगा तो उसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे और फाइनली ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा और बनाइएगा तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका लोटा का पावर हम पढ़ लिए। अब आते हैं एडिशन हमने पढ़ लिया था और सब्सट्रैक्शन में पढ़ लिया था। एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया था। अब प्रॉपर्टी होता है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी में कुछ लॉ होता है, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिसोसिएटिव लॉ। तो ये चेक करना रहता है कि ये फॉलो करता है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मीन्स Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, अगर हम लोग Z2 प्लस Z1 लिखेंगे तो ये आपका हो सकता है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो आप सिंपल आप सोचिए कि Z1 का अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं a प्लस IB और Z2 बराबर A2 प्लस IB2, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस I इंटू B1 प्लस B2, या और फाइंड आउट कर लीजिए Z2 प्लस Z1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z2 प्लस Z1 करें तो ये आपको पहले आएगा, तो यहाँ भी पहले A2 IB2 A1 प्लस IB1, इसको जब ब्रेक करेंगे तो A2 प्लस A1 IB2 प्लस
B1। तो फाइनल जो एडिशन ये आपका वैल्यू आएगा वो सेम आएगा इसके, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। फिर मल्टीप्लिकेशन भी आपको अगर पूछेगा कि मल्टीप्लिकेशन अगर पूछेगा Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, ये भी आपको फॉलो करता है, यह भी आपका सही रहेगा। ये आप दो लॉग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आप पढ़िए। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये दोनों फॉलो करता है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर एसोसिएटिव लॉ आप देख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है ये फॉलो करता है कि नहीं, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा x1 प्लस x2 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू ये आपका ब्रैकेट। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आपका सेम वैल्यू देता है कि नहीं। तो हाँ, ये आपको वैलिड है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं Z1 Z2 Z3 को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करके। और जब देखिएगा कि फाइनल जब एडिशन करके चेक कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी यहाँ पे वैलिड है। फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर Z1 Z2 इंटू Z3, ये आपका यहाँ पर ये भी वैलिड है। जनरली इस तरह का जो लॉ अनवैलिड कब रहता है, ये जनरली वेक्टर वगैरह में आप चेक कीजिएगा तो वेक्टर में इस तरह का कहीं कहीं पे आपको वैलिड नहीं रहेगा, तो वो ध्यान में रखना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आते हैं कंजुगेट के बारे में पढ़े होंगे, हम बताए जैसे। तो अगर एक प्रॉपर्टी होता है उसको याद रखिएगा कि इफ द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम रियल होता है और उसका प्रोडक्ट भी आपका रियल होता है, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कंजुगेट माना जाएगा। मीन्स Z1 बराबर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रियल ऑफ समथिंग वैल्यू आएगा, मीन्स रियल वैल्यू आएगा। और Z2 और Z1 और Z2 भी रियल वैल्यू दे रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट माने जाएंगे। जैसे कि आप ये सोचने की चीज है कि दो प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू देगा जब एक दूसरे का कंजुगेट रहेगा। जैसे कंजुगेट के बारे में मैंने बताया था कि Z1 आपका a प्लस IB है, तो Z2 क्या हो जाएगा a माइनस IB। तो Z1 प्लस Z2 का देख लेते हैं,
Z1 आपका ये हो गया a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 2a बचा लो। ये आपका रियल वैल्यू हो गया। उसी तरह से Z1 और Z2 का वैल्यू भी चेक कर लीजिए। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ये भी रियल हो गया। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अगर रियल वैल्यू दे रहा है तो वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। इसको याद रखने का है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और आपका प्रॉपर्टी है, वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे भी ये चेकआउट कर सकते हैं खुद से। ये तो ऐसे भी क्लियर होगा कि सम ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। मीन्स मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसमें बाहर का मॉड है, ये सिंगल मॉड है। तो इसको आपको कैसे सोल्व कीजिएगा? तो Z1 प्लस Z2 क्या है? Z1 प्लस Z2 एक डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो मॉडुलस। और यहाँ पे Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और दोनों का सम आपका या तो बड़ा हो सकता है, इक्वल भी कभी कभी हो सकता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो याद रखना है, और क्वेश्चन आएगा तो इसको चेकआउट करके समझ सकते हैं। अब पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R क्या है यहाँ पर? R हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ठीक है। cos थीटा प्लस I sin थीटा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और यही पॉइंट है, ये R हो गया, आपका थीटा हो गया, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ थीटा और R। तो हम लोग ये पॉइंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये पॉइंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस का आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आपका रियल एक्सिस का क्या डिस्टेंस होगा? R cos थीटा, और ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? R sin थीटा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? R cos थीटा और R sin थीटा। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, R cos थीटा और I sin थीटा। I आपका रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ऐसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z, मीन्स ये डिस्टेंस टू द पॉइंट, और मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग R बोल सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। और थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आर्क ऑफ जेड। यहाँ पे आर्गन प्लेन बोला जाता है, इमेजिनरी प्लेन को आर्गन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1 अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 को हमको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पोलर फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। ये आपको 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। cos 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 1 इक्वल टू ये हो गया। लेकिन जब हमको आई को रिप्रेजेंट करना रहेगा पोलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ये आपको हो गया जब आई को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर -1 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो क्या करेंगे? cos π प्लस आई साइन π। ये सब तरीका है आपको रिप्रेजेंटेशन का, वो आपकी ध्यान में रखना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर फॉर्म हम लोग जान रहे हैं, अब यूलर्स फॉर्म में आते हैं। यूलर्स फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूलर्स का मतलब आप समझ जाइए कि ई के पावर में हमको लिखना है। ऐसे आप जेड बराबर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं आर यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग जेड बराबर पोलर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट किया था? आई कॉस थीटा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म था। और यूलर फॉर्म में इसी को हम लोग आर ई के पावर आई थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अरे लेकिन हुआ कैसे? इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आखिर कैसे रिप्रेजेंट किए? तो इसका भी तरीका है, उसको आप अभी मैं बता रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लिए? ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आप पढ़े होंगे हाफ ई के पावर थीटा प्लस ई के पावर माइनस थीटा। तो वो आपको ई के पावर माइनस थीटा और ई के पावर हाफ, मतलब ये आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्री में, उसको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग ये पढ़े होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर उसी को यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर सिर्फ आई लगा देना है। फिर साइन का भी उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। हाफ ई के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस होता है वहां पर, तो माइनस वाला चीज ध्यान में रखना है। आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा, ये साइन हो गया। अब ये दोनों को वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे
तो आपका जेड का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे आई होगा। अब आते हैं डी मोरगेस थ्योरम पे। डी मोरगेस थ्योरम क्या है? डी मोरगेस थ्योरम बताता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस साइन n थीटा, ये आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो काफी आपको मदद करेगा। डी मोरगेस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर एक टर्म है, एक और चीज पढ़ना है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। जैसे अभी हम आई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 था एक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व किए। माइनस आई एक्स बराबर आप लिख लीजिए प्लस माइनस रूट माइनस आई, और ये भी प्लस माइनस आपका आई आया था। तो क्यूबिक रूट में क्या होगा, इक्वेशन क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यू बराबर माइनस 1 हो गया। अब इसी का रूट हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका रूट 3 होगा। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ही टूटेगा, क्योंकि एक्स ये ऐसे हो गया, तो इसका 3 रूट आएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे -1 और 1/3। तो इसका 3 रूट क्या कौन कौन सा हो जाएगा, इसको एक रूट हो जाएगा -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/2। ये आपको क्वेश्चन इस पे भी आता है, इसको ध्यान में रखना है। एक तो 1 हो गया, बाकी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ। अब आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और मैं अगले नेक्स्ट क्लास में कुछ आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, उसको आप लोग खुद से बनाइए, और मैं अपने से जो जो इम्पोर्टेंट टाइम का क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद, आज इस क्लास में इतना ही। और थोड़ा मोटिवेटेड रहिए और एनर्जेटिक रहिए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, तो आप मेहनत करने की ज़रूरत है, और बस लगे रहिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए, आपको अपडेटेड वीडियो मिलते जाएगा। धन्यवाद।